हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एलिमेंट का एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करता है, कोई भी एलिमेंट का एटम अपना बॉन्ड क्यों बनाता है। तो उसका आंसर था कि वो स्टेबल होना चाहता है, इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करके, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके। तो वो अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है, तो इसमें हम लोगों ने तीन चीज देखा था। या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके आयनिक बॉन्ड बनाता है और शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड शुरू करने से पहले हम लोग समझेंगे कि आयंस क्या होते हैं। तो यहाँ है आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज को अंडरलाइन किया हुआ है, यही इंपॉर्टेंट है। आयन का मतलब आप सीधा समझिए इलेक्ट्रिक चार्ज, वो एटम पे हो या ग्रुप पे हो। एटम या ग्रुप पे जब कोई भी चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, तब वो आयन बन जाता है। यहाँ एग्जांपल से आपको बेहतर समझ में आएगा। सोडियम पे प्लस चार्ज है, सीधा यहाँ पे सोडियम रहता Na, तब तो ये सोडियम एटम है, लेकिन उस पे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, तब ये सोडियम आयन बन गया। उसी तरह से देखिए मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये मैग्नीशियम आयन बन गया। अब चार्ज निगेटिव भी हो सकता है, हाँ वो भी आयन में ही आएगा। यहाँ पे देखिए क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आ गया तो ये क्लोराइड आयन हो गया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन पे 2 यूनिट निगेटिव चार्ज आ गया तो ये भी ऑक्साइड आयन हो गया। यानी कि आयन होने के लिए एक चीज कॉमन है कि उस पे चार्ज होना चाहिए, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, उस पे अगर चार्ज है तो वो आयन कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आता कैसे है। तो आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा होगा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, और इसके चारों बगल सेल रहता है, और इस सेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इसको सेल या ऑर्बिट कहते हैं। फर्स्ट सेल का नाम होता है के सेल, सेकेंड का एल सेल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो जो न्यूक्लियस के अंदर है न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उसका तो गेन और लॉस नहीं हो सकता, लेकिन जो न्यूक्लियस के बाहर यानी कि सेल में है, ऑर्बिट में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, उसको लूज किया जा सकता है, उसको गेन किया जा सकता है। और इलेक्ट्रॉन के ही लूज और गेन के बेसिस पे किसी भी एटम पे चार्ज आता है। अब आप समझिए, कोई भी एटम है तो उसमें प्रोटॉन जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा किसी भी एटम में। तो एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, तो कोई भी एटम न्यूट्रल होगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो लूज हुआ होगा, और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा। अब क्यों लूज हुआ होगा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसी तरह से देखिए मैग्नीशियम पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो गेन नहीं हो सकता ना, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, सीधा न्यूक्लियस में गेन नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा। अब क्लोरीन पे देखिए निगेटिव चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा क्लोरीन एटम। यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 यूनिट निगेटिव चार्ज है, यानी कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ गए होंगे कि किसी भी एटम पे चार्ज कैसे आता है। पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, निगेटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एन आयन इज फाउंड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है कि आयन बनने में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कुछ नहीं हो रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा। लॉस होगा तो पॉजिटिव आयन, गेन होगा तो निगेटिव आयन। एन आयन इज फाउंड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, सो इट कंटेन्स अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। जब न्यूट्रल एटम था तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में था, लेकिन जब वो आयन बना तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा या गेन। अगर लूज किया होगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से घट जाएगा, अगर गेन किया होगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इक्वल नहीं रहेगा, अनइक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तक का बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी बेसिस पे कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, आयंस को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उसको हम लोग कैटायन बोल देंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन को। और यदि एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि निगेटिवली चार्ज आयन बना रहा है, तो उसको हम लोग एनायन बोल देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। अब हम लोग कैटायन और एनायन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैटायन को देखेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर दिया है, ताकि जब तक इस पूरे पेज पे डिस्कशन हो आपके दिमाग में कैटायन घूमता रहे, इसीलिए। चलिए, अब पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन। ये मैं अभी तुरंत एक्सप्लेन किया हूँ कि जो ऐसा आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको कैटायन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस।
और कैटायन कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके बनता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 यूनिट प्लस चार्ज आया, तो ये सोडियम प्लस हो गया। और एक से ज्यादा यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पे Mg2 प्लस बन गया। इसी को यहाँ पे इक्वेशन के हेल्प से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि सोडियम था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम पे 1 यूनिट प्लस चार्ज आ गया। सोडियम एटम था, ये सोडियम का आयन हो गया, या यूं कहें कैटायन हो गया। अब चूंकि कैटायन इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से बनता है, अब अगर न्यूट्रल एटम है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या इक्वल होता है, लेकिन कैटायन के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो प्रोटॉन से कम हो जाएगा। तो सिंस अ कैटायन इज फॉर्म्ड by the removal of electron from an atom, therefore a cation contains less electron than a normal atom। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। The ions of all the metal atoms are cation। जितने भी मेटल हैं वो जनरली कैटायन बनाते हैं, वो जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का कहा जाता है। केवल हाइड्रोजन और एमोनियम ये दो ऐसे कैटायन हैं जो नॉन मेटल से बने हैं। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और एमोनियम में देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों नॉन मेटल है। तो केवल हाइड्रोजन आयन और एमोनियम आयन ये दो कैटायन ऐसे हैं जो नॉन मेटल से बने हैं, बाकी जितने भी कैटायन हैं वो मेटल से बने होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग एनायन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ मैंने पहले से बहुत बड़ा निगेटिव साइन खींच रखा है ताकि आपके दिमाग में हमेशा एनायन घूमता रहे। तो एनायन जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, क्लोरीन माइनस और ऑक्सीजन पे 2 यूनिट माइनस। अच्छा, क्लोरीन पे 1 यूनिट माइनस है, इसका मतलब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, और ऑक्सीजन पे 2 यूनिट माइनस है, यानी कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। अच्छा, अगर क्लोरीन न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता। कितना होता? एटॉमिक नंबर के बराबर 17 और 17। और ऑक्सीजन में कितना होता? 8 और 8। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी एटम में, जैसे यहाँ पे क्लोरीन का एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, यही एटॉमिक नंबर है। लेकिन अगर इस पे माइनस आ गया तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। वही देखिए, एन एनायन इज फाउंड बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। यहाँ पे देखिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पे 1 यूनिट निगेटिव चार्ज आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और ये क्लोराइड एनायन हो गया। अब एन एनायन कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। द आयंस ऑफ ऑल नॉन मेटल एलिमेंट्स आर एनायन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन और एमोनियम आयन। सही बात है, जितने भी नॉन मेटल हैं वो जनरली जो है वो एनायन बनाते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखते हैं, इसीलिए नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कहा जाता है। लेकिन हाइड्रोजन और NH4 ये दो ऐसे नॉन मेटल हैं जिन पे प्लस चार्ज होता है, यानी कि ये एनायन नहीं कैटायन बनाते हैं। अब क्या है कि अभी हम लोगों ने एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, बस इसको समझा। अब ये एनायन और कैटायन बनता कैसे है इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। वी विल नाउ डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन डिटेल, कि ये कैटायन कैसे बनता है और एनायन कैसे बनता है। हालांकि ये भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया है कि एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से बनता है और कैटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन के लूज करने से बनता है। लेकिन कैसा कंडीशन रहता है तब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, कैसा कंडीशन रहता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बेसिकली ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आयन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस या फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस। अच्छा, आपको ये पढ़ने से पहले एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है KLMN वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आप पीरियोडिक टेबल वाला लेक्चर देखें, उसमें हमने KLMN वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाया है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये पहले सीख लें, फिर आपको ये समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो अगर कोई एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में यदि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल में मैंने सोडियम लेके रखा है, तो यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का दूसरा सोर्स क्या है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने में, इससे बेटर होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नीशियम है,
अगर ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहे तो इसके पास भी दो रास्ता होगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए आसान होगा। तो इसलिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। उसी तरह से एल्यूमिनियम है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना ही आसान होगा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना काफी मुश्किल होगा। तो वही अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो तो वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो इनर्ट गैस के जैसा हो जाता है और फिर ये स्टेबल हो जाता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, इफ एन एलिमेंट हैज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम then it loses these electrons to achieve the inert gas electronic arrangement of 8 valence electrons and form positively charged ion और cations। तो ये कंडीशन आपको समझ आ गया होगा। और अगला लाइन है कि ये संभव नहीं है कि 7, 6 या 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। जैसे इस केस में सोडियम के केस में 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता अगर ये गेन करना चाहता, तो मैग्नीशियम के केस में 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता अगर ये गेन करना चाहता, तो एल्यूमिनियम के केस में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता अगर ये गेन करना चाहता। तो ये सब पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए ये 1, ये 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रीफर करता है। अगला है द मेटल एटम्स हैव यूजुअली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। मेटल्स में जनरली वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए मेटल जनरली पॉजिटिव आयन या केटायन बनाता है। अब हम लोग इसका एक बार देख लेते हैं, सोडियम आयन कैसे बनता है, मैग्नीशियम आयन कैसे बनता है और एल्यूमिनियम आयन कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। यहाँ पे हमारा सोडियम एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए हमारा के सेल है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एल सेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। और एम सेल में, ये आउटर मोस्ट सेल जो है हमारा एम सेल, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना होगा। तो यहाँ पे वही है माइनस इलेक्ट्रॉन, मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से यानी कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ये बन जाएगा 2 और 8, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है तो इसका एम सेल रहेगा ही नहीं, इसका एल सेल ही वैलेंस सेल बन जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोडियम के इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल है उसमें हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, नियन के जैसा। यहाँ पे नियन है, उसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर नियन के वैलेंस सेल में होगा 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नियन और सोडियम प्लस ये जो केटायन बन गया है सोडियम पॉजिटिव, इसमें डिफरेंस क्या होगा पता है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी 2 और 8, इसमें भी 2 और 8, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें। डिफरेंस होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन में, क्योंकि सोडियम में अभी भी 11 प्रोटॉन होगा लेकिन नियन में 10 प्रोटॉन ही होगा, क्योंकि नियन तो एटम है और एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है। आयन में अलग अलग होता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना है, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, यानी कि 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि नियन में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह से रिएक्शन होता है पोटेशियम का। पोटेशियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए 2881, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना मैं सिखा चुका हूँ। उसके बाद ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये एन सेल वाला, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 288 हो जाएगा। अच्छा, अभी जो पोटेशियम है उसके पास 19 प्रोटॉन और 19 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 19 है। लेकिन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसमें प्रोटॉन तो 19 रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 कम होगा प्रोटॉन से। और ये किसके जैसा हो जाएगा, आर्गन के जैसा। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसमें 18 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम हो जाएगा 288। और दोनों में 3 सेल होगा, के, एल और एम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम आयन कैसे बना और पोटेशियम आयन कैसे बना। अब चलिए हम लोग कुछ और केटायन की बात करते हैं। अब देखिए हम एल्यूमिनियम आयन की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 283। यहाँ पे देखिए 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन होगा जब एल्यूमिनियम एटम के फॉर्म में। अब क्या होगा, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता एनर्जी के कारण, क्योंकि एनर्जी ज्यादा लगेगा 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने में। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कर दिया लूज। तो यहाँ पे देखिए -3 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम जो एटम था उससे 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल लूज हुआ है, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ आ गया 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, मतलब एम सेल खत्म हो गया है, तो बचा के एल यानी कि 2 और 8। तो इसका वैलेंस सेल हुआ एल और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 8, यानी कि इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे प्रोटॉन तो 13 ही रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा 3 कम, तो 10। 13 - 3 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। यहाँ पे मैग्नीशियम एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो अभी 12 इलेक्ट्रॉन होगा।
12 प्रोटॉन होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होगा 2,8,2। अब इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन गेन तो ये कर नहीं सकता। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा तो इस पे आ जाएगा Mg+2, क्योंकि निगेटिवली चार्ज पार्ट की लूज हुआ है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 12, क्योंकि प्रोटॉन तो लूज हुआ नहीं। लूज क्या हुआ इलेक्ट्रॉन, पहले कितना इलेक्ट्रॉन था 12, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो अब 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये आपको फॉर्मेशन ऑफ कैटायन समझ आ गया होगा, क्योंकि मेटल जो है उनके वैलेंस शेल में जनरली 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और स्टेबल हो जाते हैं और इस तरह से कैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसा है कि केमिकल बॉन्डिंग में केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन है। वही है कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग डॉट्स। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एटम के सिंबल के आसपास उतने डॉट लगा देते हैं हम लोग, और वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो पुटिंग डॉट्स ऑन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, 1 डॉट फॉर ईच वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने डॉट लगाएंगे। ये आपको एग्जांपल से बेटर समझ आएगा, तो चलिए सीधा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या है। यहाँ पर देखिए हमारा पहला एग्जांपल है सोडियम, इसका सिंबल है Na, इसका एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8,1 और ये 1 जो है वो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। तो सोडियम के सिंबल के पास देखिए एक डॉट लगा दिया गया है। ये डॉट इस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है। और जब सोडियम प्लस आयन बना तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हट गया, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका हो गया 2,8,2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, तो मैग्नीशियम के आसपास 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन आसपास ही लगाएंगे या एक इधर या एक इधर लगा सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, क्योंकि ये बस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको 2 डॉट लगाना है, 2 डॉट आप यहाँ भी लगा सकते हैं, 2 डॉट ऊपर भी लगा सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे भी लगा सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप लगा सकते हैं। उसी तरह से देखिए एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, 283 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम के सिंबल के आसपास 3 डॉट से इस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया गया। वही पोटेशियम है तो इसका एटॉमिक नंबर 19, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो 1 डॉट है पोटेशियम के सिंबल के पास। उसी तरह से कैल्शियम, सिंबल Ca, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो कैल्शियम के सिंबल के आसपास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कैल्शियम 2+ बना लेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। काफी इजी है, बस आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिए, आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा और सिंबल के आसपास उतने डॉट लगा दीजिए, तो यही हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। अब चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयंस या फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। तो अब है हमारा फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव आयन। तो जैसे मेटल के केस में था कि वैलेंस शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता था तो उस इलेक्ट्रॉन को मेटल लूज कर देता था और पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कि कैटायन बन जाता था। लेकिन ऐसा एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे एग्जांपल में देखिए हमारा फ्लोरीन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,7, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। उसी तरह से क्लोरीन है, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,7, तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में या यूं कहें कि इससे अगर 7 इलेक्ट्रॉन निकालना है इसको काफी एनर्जी देना होगा। इससे बेटर है कि आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, वो कम एनर्जी में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसीलिए जिसके वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और निगेटिव आयन बनाता है, क्योंकि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो निगेटिव आयन ही बनेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ एन एलिमेंट हैज 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल मतलब वैलेंस शेल ऑफ इट्स एटम, then it gains या accept electron to achieve the stable inert gas electronic configuration of 8 valence electron and form negatively charged ion called anion। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से it is not possible to remove 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं था, उसी तरह से 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी पॉसिबल नहीं, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जितने नॉन मेटल हैं जनरली उनके वैलेंस शेल में होता है 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे मेटल के वैलेंस शेल में जनरली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता था, वैसे ही नॉन मेटल के वैलेंस शेल में जनरली 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इसीलिए नॉन मेटल जो है वो जनरली एनायन बनाते हैं। यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन और एमोनियम आयन जो है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि सारे नॉन मेटल जो हैं वो एनायन बनाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन भी केटायन बनाता है और एमोनियम भी केटायन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, एन एटम हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन हैविंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। उसी तरह से जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और उस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और उस पर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे क्लोराइड आयन कैसे बनता है, फ्लोराइड आयन कैसे बनता है, ऑक्साइड आयन कैसे बनता है, ये सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें हमारा सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। इसमें सबसे पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए 287, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इसमें 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे वही 17 इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एल सेल में और 7 इलेक्ट्रॉन एम सेल में। अब ये क्या करेगा, एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और बना लेगा क्लोराइड माइनस, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2,8,8। इसमें प्रोटॉन तो 17 ही रह जाएंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वही 18 इलेक्ट्रॉन 2,8,8, 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन एम सेल में और 8 इलेक्ट्रॉन एन सेल में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन के जैसा हो गया 2,8,8। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनता है। उसी तरह से सिमिलरली फ्लोरीन से फ्लोराइड आयन बनता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बन जाएगा 2,8, इसमें 9 प्रोटॉन होगा और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके जैसा हो गया, नियन के जैसा। वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन 2,8, यहाँ भी 2,8। इलेक्ट्रॉन तो नियन के बराबर हो गया, लेकिन प्रोटॉन नियन से 1 कम है, 9 प्रोटॉन ही रहेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गया था। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग अगला एनायन देखते हैं। यहाँ देखिए हमारा अगला एनायन है फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड आयन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,6, इसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो 2,8 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो अब इसमें प्रोटॉन तो 8 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियन के जैसा हो जाएगा 2,8। यहाँ देखिए 2,8, और 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, इसलिए 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो ओ पे 2-। ठीक उसी तरह से नाइट्राइड, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 पूरा करना है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका भी नियन के जैसा हो गया 2,8। और इसमें देखिए 7 प्रोटॉन का 7 ही प्रोटॉन रहेगा, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एकदम सिमिलरली नाइट्रोजन के जैसा ही हमारा फॉस्फोरस होगा। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,5, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, इसलिए 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज हो गया। और इसका देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन के जैसा हो गया 2,8,8। इसमें देखिए प्रोटॉन तो 15 ही रहेगा, एटॉमिक नंबर के बराबर ही, लेकिन चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आपको केटायन कैसे फॉर्म होता है, एनायन कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। हम लोगों ने केटायन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा था, अब हम लोग एनायन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो वही है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में कुछ खास नहीं होता है, बस आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लीजिए और उससे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दीजिए उसके सिंबल के आसपास। ये हम लोगों ने सोडियम, पोटासियम, इन सभी मेटल के लिए देखा था, अब हम लोग नॉन मेटल के लिए देखेंगे। तो इसमें पहला एग्जांपल है हमारा फ्लोरीन, सिंबल होता है F, इसका एटॉमिक नंबर है 9, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,7, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फ्लोरीन के आसपास 7 डॉट आपको लगाना है। यहाँ देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अभी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये फ्लोराइड आयन बनाएगा, फ्लोरीन माइनस, तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया होगा। उसी तरह से क्लोरीन में
एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, तो वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया हुआ है। और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 हुआ है, इसलिए यहाँ पे 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज भी है। तो ये आगे आप खुद से भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, 8 एटॉमिक नंबर, 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के आसपास 6 डॉट है। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इस पे 2 यूनिट निगेटिव चार्ज आएगा और साथ ही साथ 2 डॉट भी बढ़ जाएगा। उसी तरह से सल्फर का देखिए, एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,6, 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो 6 डॉट है। अब फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पे देखिए 2 डॉट भी इंक्रीज हो जाएगा, और चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए 2 यूनिट निगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। सिमिलरली नाइट्रोजन के केस में इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5, तो इसमें 5 डॉट है नाइट्रोजन के आसपास। और अब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 3 डॉट भी बढ़ जाएगा और इस पे 3 यूनिट निगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो आज के इस पूरे डिस्कशन में आपको एनायन क्या होता है, केटायन क्या होता है, एनायन कैसे बनता है, केटायन कैसे बनता है, ये सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब हम लोग अगले लेक्चर से शुरू करेंगे, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।